देखिए अगर बात कर लें कि जो एंटीबायोटिक है, देखिए एंटीबायोटिक जैसे अगर ऑप्शन पूछे कि एंटीबायोटिक कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में दो दिया होगा, एंटीपायरेटिक और पैरासीटामॉल, है ना। तो एंटीबायोटिक के लिए हम एरिथ्रोपिन को ही क्लिक करेंगे। अगर एंटीबायोटिक पूछेगा तो हम एरिथ्रोपिन को ही सही करेंगे, पैरासीटामॉल को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एरिथ्रोपिन जो है पौधे से प्राप्त होती है और जबकि पैरासीटामॉल हमारे चारकोल से प्राप्त होती है ना। तो एंटीबायोटिक्स की अगर बात कहेगा तो हम एरिथ्रोपिन को ही सही मानेंगे। अगर पैरासीटामॉल साथ में दिया है तो हम एरिथ्रोपिन को ही सही करेंगे। अगर बात कर लें एस्पर्टेम क्या है, एस्पर्टेम क्या है, देखिए एक सैकरीन होती है, सैकरीन से भी 200 गुना मीठी होती है। क्या होती है एस्पर्टेम। देखिए इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है ना। ये केवल नाम का मीठा रहता है, मीठा बहुत होता है लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता ये, है ना। ये केवल नाम का मीठा होता है, मतलब इसमें लिखा है देखिए, चाहे कृत्रिम मधुरक ये मीठा पदार्थ होता है जो चीनी से लगभग 200 गुना भी अधिक मीठा होता है। चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है एस्पर्टेम। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होता है। चलते हैं यूरिया की ओर। देखिए यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये देखिए क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ बोले तो इसमें कार्बन का मतलब जुड़ा होता है और इसका क्या कहते हैं, कार्बामाइड। कार्बामाइड को या यूरिया को, बात एक ही है। देखिए यूरिया प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था, मैं सबसे पहले यही बनाया गया था। इसका प्रयोग फसलों में नाइट्रोजन देखिए 46% होता है आपूर्ति के लिए करते हैं। यूरिया पड़ी में क्या होता है, पत्ते की छिड़काव के लिए बेहतर उर्वरक है। देखिए अगर बात करें यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या, तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और कितनी होती है, 46% मात्रा होती है ना। और यूरिया है एक कार्बनिक पदार्थ है और इसका देखिए मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका यूरिया का मुख्य उपयोग है पत्तों पर, मतलब जड़ों में नहीं। यूरिया का प्रयोग जो है पर्णीय छिड़काव के लिए, मतलब पत्तों पर छिड़काव के लिए बेहतर उर्वरक माना जाता है यह। और यह क्या है, और यह जो है यूरिया प्रथम कार्बनिक पदार्थ, मतलब यही पहला है ये यूरिया है, मतलब इसका जो है प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। देखिए अगर बात कर ले कि देखिए मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है यूरिया में। यूरिया में देखिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे यूरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की। कितनी होती है, तो 46%। और 46% बोले तो 100 ग्राम में मतलब 46 मात्रा होती है। तो 1000 में कितना, 460 हो जाएगा। तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, 960 ग्राम हो जाएगा। या 2 किलो में 0.92 किलोग्राम होती है क्या, यूरिया, है ना। वो सॉरी नाइट्रोजन होती है, मीन 2 किलोग्राम यूरिया में 0.92 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। मैं आपको बता दूं कि देखिए यूरिया का प्रयोग ज़्यादातर यूरिया का प्रयोग करने से क्या होता है, ज़मीन में खेत में जल धारण की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो पानी बरसेगा तो मिट्टी बह जाएगा, तो मृदा अपरदन का भी कारण बन सकता है। और देखिए दोमट मिट्टी क्या है, दो मट मतलब दो प्रकार की मिट्टी जो मिलती है, चिकनी और थोड़ा दूध क्या है, दोमट मिट्टी कहलाती है। देखिए मृदा क्या है, मृदा का भाग, मृदा 4 से मिलकर बनती है। मूल चट्टान या खनिज का है, ये कितना होता है, 40 से 45% होता है। और जल और वायु की मात्रा बराबर होती है मृदा में, 25%। और जीवाश्म बोले तो क्या, जो मतलब दब जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, जीवाश्म कितनी मात्रा होती है, जीवाश्म होती है 5 से 10% मात्रा। जीवाश्म बोले तो खाद, है ना, जो खाद डालते हैं वो भी 5 से 10% मात्रा होती है। तो मूल चट्टान बोले तो खनिज, मूल चट्टान, जल, वायु और जीवाश्म। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन, देखिए यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में आता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन हेमाइड के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरिया का नाम क्या है, कार्बामाइड, है ना। उसी तरह मतलब इस बात ध्यान रखो, तो यूरिया में नाइट्रोजन हेमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन हेमाइड के रूप में पाया जाता है। और जबकि पौधों में मतलब यूरिया में नाइट्रोजन हेमाइड के रूप में पाया जाता है, जबकि पौधे सामान्यतः मतलब पौधे में यूरिया जो है नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। या आप इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जबकि पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है। जबकि पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं।
देखिए, ये कुछ जीवाणु को या बैक्टीरिया को कुछ जीवाणु वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर मृदा में संग्रहित करते हैं, है ना। वही तो यहाँ पे बात लिखा है कि नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो उसी तरह कुछ जीवाणु भी वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चेंज कर मृदा में संग्रहित करते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एजियोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि प्रमुख जीवाणु हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? एजियोटोबैक्टर, ये पर्यावरण में नाइट्रोजन की मामला काम करता है। और राइजोबियम क्या होता है? ये पत्तियों की जड़ों में पाया जाता है, ये है ना। ये जीवाणु जो है पौधों की जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम और एजियोटोबैक्टर। चलते हैं आगे की ओर। डीडीटी क्या है? कीटनाशक दवा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका प्रयोग कीटनाशक की तरह होता है जब पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। देखिए फसल चक्र क्या है? देखिए फसल चक्र हम उससे कहेंगे कि जैसे कि एक फसल के जगने के बाद, जैसे एक फसल लगाया तो वो फसल नहीं लगाएंगे, हम दूसरी फसल लगाएंगे। जैसे हमने एक फसल लगाया कम पानी वाली, तो दूसरी फसल हम अधिक पानी वाली लगाएंगे। अगर पहली फसल हमने एक ऊपर जड़ से लगाया तो दूसरी फसल मतलब लगातार 3-4 साल हम पेपरमिंट ही नहीं पेरेंगे, हम फसल बदल करेंगे, जिससे हमारा खेत का उपजाऊ अधिक होगा, है ना। देखिए यूरिया का तो काम चल जाता है, लेकिन डीडीटी के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा गंभीर समस्याओं के रूप में होती है ना। देखिए अगर कोई आपसे कहे कि डीडीटी से क्या नुकसान है, तो डीडीटी से देखिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। देखिए बात करेंगे जैव आवर्धन क्या है, तो जैव आवर्धन क्या है, तो जैव आवर्धन क्या है। तो देखिए हर पोषण स्तर पर जब विषाक्तता की मात्रा बढ़ती जाती है, हर पोषण स्तर पर विषाक्तता की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसे हम जैव आवर्धन कहते हैं या बायो मैग्नीफिशियन कहते हैं। अब जैसे डीडीटी है, ये बहुत नुकसानदेह है। ये पानी बरसा तो ये गया किस में गया? मान लो पानी से उसमें समुद्र में गया, समुद्र से पेड़ खाया, पेड़ में गया, पेड़ से किसने खाया? बकरी ने खाया, बकरी को आदमी ने खा लिया। तो क्या हो रहा है? इससे जल प्रदूषण भी होता है, जल में गया तो जल को भी नुकसान हो गया ना वो। तो इसी तरह मृदा प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी जिम्मेदार है डीडीटी के लिए। और इसके यहाँ पे लिखा कि जैव आवर्धन क्या है, तो विषाक्तता की मात्रा बढ़ती रहती है हर पोषण स्तर पर। देखिए डीडीटी का नकारात्मक प्रभाव जैव आवर्धन के रूप में देखा जाता है। पोषण स्तर के बढ़ने पर कुछ विषाक्त पदार्थों का सांद्रण बढ़ता जाता है, इसे जैव आवर्धक कहते हैं। नोट क्या है? सोडियम बेंजोएट को खाद्य परिरक्षण की तरह व्यापक में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है सोडियम जो बेंजोएट है को खाद्य परिरक्षण की तरह व्यापक में प्रयोग होता है। अगर बात करें सेलुलोज क्या है, तो देखिए सेलुलोज की मात्रा जो लकड़ी पर डिपेंड होती है। जैसे शीशम की लकड़ी, तो जितनी अधिक लकड़ी पुरानी होगी उसमें सेलुलोज की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होगी, जो है ना। लकड़ी की मात्रा का मजबूत होना डिपेंड करता है सेलुलोज पर। अगर लकड़ी मजबूत ज़्यादा है ना, या कीमती ज़्यादा, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक है, तभी वह कीमती ज़्यादा है। इसे बहुलक क्या है, तो बहुलक बोले तो कई सारे छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग बहु और अलग, तो बहुत सारे अलग अलग अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। अगर बात करें कि जीवों में या मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और जबकि पौधों में संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है ना। जीवों में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, संचित होता है, जबकि पौधों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। देखिए माउथ में सबसे पहले पाचन स्टार्च का ही होता है ना। अगर बात करें कि स्टार्च हमको किससे मिलता है, तो स्टार्च हमको रोटी से मिलता है ना। ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं। देखिए जब स्टार्च बोले तो रोटी को जो हम खूब कायदे से टूट देते हैं, कायदे से चबाते हैं, तो वह जो ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु में टूट जाता है, इसलिए हमको रोटी मीठी लगती है।
अगर बात कर लें कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो 6 12 6 CHO है ना। अगर बात कर ले कि बहुलक जो है कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहले बात जान लीजिए कि बहुलक उच्च अणुभार वाले प्रकार होते हैं। इसमें सरलतम अणुओं के आपस में जुड़ने से जटिल संख्याओं का जटिल श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिए बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक होता है और एक संश्लेषित बहुलक होती है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है ना। देखिए जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं इसमें सेलुलोज ग्लाइकोजन स्टार्च, प्राकृतिक रबर को या इसका बहुलक क्या होता है आइसोप्रीन, या आइसोप्रीन का वो क्या होता है प्राकृतिक रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्राकृतिक रबर हमको एक प्राकृतिक रबर यह हीबिया पौधे के दूध से मिलता है। प्राकृतिक रबर यह हीबिया पौधे के दूध से मिलता है। देखिए जो आइसोप्रीन है यह प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नियोप्रीन यह कृत्रिम बहुलक है। अगर बात कर ले कि संश्लेषित बहुलक कौन सा, तो संश्लेषित बहुलक देखिए नायलॉन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट है ना। देखिए टेफ्लॉन क्या होता है, तो टेफ्लॉन देखिए नॉन स्टिक बर्तन है ना, जैसे बोतलों में बनाने पर होता है टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन। बैकेलाइट को कैसे कहते हैं, देखिए बैकेलाइट का हम यूज क्या करते हैं, बैकेलाइट से पता क्या बनता है, बैकेलाइट से स्विच बनता है, या इलेक्ट्रिक के जितने सामान आते हैं ये जो सर जिसे बोलते हैं वो लिए रहते हैं ब्लैक, वो बैकेलाइट से बनता है ना। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो हमारे स्विच होल्डर ये सब बैकेलाइट से बनते हैं। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि थर्मोप्लास्टिक का मतलब इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ हमने बनाया, जैसे बोतल है ना, ये थर्मोप्लास्टिक है। इसको मतलब यूज करके फिर पिघला कर हम फिर बोतल बना सकते हो। ये कैसे है, इसका काम ये क्या, ये काम है थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक का काम है गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, तो ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। मीन्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको जो है मतलब एक बार जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलो तो बैकेलाइट है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलो तो बैकेलाइट, और बैकेलाइट बोलो तो स्विच कहो है ना। स्विच को यह जो सर ब्लैक लेयर रहते हैं वो काला वाला, वो भी एक तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि वह बैकेलाइट का बनता है ना। और बैकेलाइट आता है थर्मोसेटिंग के अंदर, और थर्मोसेटिंग जो है मतलब आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक बार बना दिया अब वो दोबारा उसको उसी फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, वैसा नहीं बना सकते हैं। तो ये काम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक के नाम कौन से हैं, मीन्स जिनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं है ना, मुलायम करने पर गर्म, ठंडा करने पर कठोर, जैसे टेफ्लॉन और पीवीसी। टेफ्लॉन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है ना। और जबकि जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी हो, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलो तो जिनको आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बोलो तो बैकेलाइट और गिलिप्टन। देखिए दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लिखा है कि आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। आदमी देखिए अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तथा वह अपने बेटे की उम्र से 4 गुना है। मीन्स बेटा अगर 1 है तो आदमी कितना है, 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल बाद 15 वर्ष का हो जाता है, मीन्स अब 15 वर्ष का हो जाएगा 3 साल बाद, मतलब अभी कितना है, तो अभी है 12 साल का है ना। तो हमको क्या निकालना है, तो पत्नी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो देखिए 1 से 12 हुआ है, तो ये इसको भी 12 गुना होगा, तो 12 चौ 48 हो जाएगा। चूँकि 3 वर्ष पत्नी 3 वर्ष आदमी बड़ा है पत्नी से है ना, या इसको 3 वर्ष हम कम कर दे तो हमारी पत्नी की आ जाएगी। तो 48 से 3 घटा के कितना है, 45, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये लिखा है एक पिता और एक पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। एक पिता पुत्र की कुल आयु कितनी 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष मतलब पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो ये देखिए 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब ये पिता है ये पुत्र है, 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष बाद है ना। देखिए 6 वर्ष पहले का दिया है, अगर ये हम बाउंड्री मान लें अगर हम, तो 6 वर्ष पहले का ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो हमेशा हम वर्तमान से ही मतलब है ना, वर्तमान से ही आगे पीछे हम जाते हैं।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। मीन्स अब हम यहाँ से ये दिया है ना, हमसे क्या कह रहा है कि वर्तमान से मतलब मानेंगे यहाँ पे हम, मतलब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए पुत्र की आयु 60 वृद्धि ऐसा लिखा है। 6 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले में 6 वर्ष, इसमें भी 6 वर्ष, इसमें भी, तो कुल कितना हुआ 12 वर्ष पहले। तो 60 से 12 हमने माइनस किया, तो कुल कितना आ गया 48 वर्ष आ गया। 48 वर्ष जो आया है उसका अनुपात ये दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले 48 वर्ष का अनुपात दिया है 5:1। तो कुल का कुल से कर देंगे तो 6 बराबर 8, 48, 1 बराबर 8, 8 में 40, 8 का नाम 8 वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ की वैल्यू दी है कि यहाँ पहले 5 गुनी थी, तो हमेशा हमको निकालना है बाद का बोले तो हमको यहाँ की निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष का रहा था, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए 6 कर देंगे, और पहले से वर्तमान आएंगे, प्लस कर दिया। फिर वर्तमान से बाद में जाएंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि बाद में निकालना है, तो इसलिए +6 और कर दिया। तो ये देखिए 14 से 20 वर्ष हमारा आंसर आ गया।